जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। तो होपफुली आपको जो लास्ट लेक्चर का है उसको मैंने इसलिए ब्रेक ले लिया था, बहुत लंबा हो रहा था और तो एक शॉर्ट ब्रेक ज़्यादा ज़रूरी था। अब हम जो कैलकुलेशन जहाँ तक हमने करा की थी, हमने एक टी सेक्शन पूरा ले लिया था। उस टी सेक्शन का अब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। सो कंप्यूट दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सेक्शन। तो इसके बड़े आसान से स्टेप्स हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया चूँकि आप लोगों ने पहले किया हुआ भी है, लेकिन जो मेरे लास्ट दो तीन साल से मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं क्लास में टीचिंग की, उसमें लड़के इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने इस स्टेप को भी काफ़ी स्टेप एक एक चीज़ की है। तो पहले मैं इसको टेबुलर फॉर्म में दे देता था कि दैट्स हाउ वी हैव कैलकुलेटेड दिस, बट बिकॉज ऑफ द फीडबैक फ्रॉम यू पीपल मैंने ये देखा कि इसको भी एक्सप्लेन कर देना अच्छा है। तो मैंने यहाँ कोशिश की है कि मैं इसको एक एक स्टेप को ले करके चलूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो काम करना है, क्योंकि ये एक टी सेक्शन है, एक रेगुलर रेक्टेंगुलर सेक्शन नहीं है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया BH/12 से आप निकाल लेते हैं। क्योंकि ये टी सेक्शन है तो इसके लिए पहले हमें लेकर के चलना पड़ेगा एरिया। तो एरिया के लिए ये आपके पास वो सेक्शन था जो हमने लिया था, 46 इंचज़ ये आ गया था, 16 इंचज़ ये आ गया था, 15 इंचज़ ये आ गया था, 15 इंचज़ ये आ गया था। तो दैट वाज द सेक्शन। अब इसका हमने एरिया लेना है, तो एरिया ऑफ द फ्लैंज, तो 7 इंचज़ हमने स्लैब थिकनेस इनिशियली एज्यूम की थी, ये 7 इंचज़ इंटू 46 इंचज़। ठीक है, तो ये आपके पास, यहाँ मैं इसको ये बता दूं कि ये सेक्शन का आपने जो फ्लैंज है, इस फ्लैंज की हमने थिकनेस निकाल ली है। ये थिकनेस से मुराद एरिया निकाल लिया है। तो 46 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज इक्वल टू 322 इंचज़। दैट इज द एरिया ऑफ द फ्लैंज। सिमिलरली जो नीचे वाला एरिया है, एरिया ऑफ द वेब, ये भी आपको पता है कि ये कितना है, 16 इंचज़ है, और ये कितना है, 15 इंचज़। तो दैट वुड बी ईजियर। तो दैट इज एरिया ऑफ द वेब इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाइड बाई 15 इज इक्वल टू 240 इंचज़ के। तो ये आपके पास, ये समझ ले, अगर मैं यहाँ से कलर्स का चेंज कर दूँ, इन कलर, तो लेट्स टेक दिस एज ब्लैक। तो ये आपके पास जो एरिया आया है वो ये वाला एरिया आ गया। ठीक है, ये इन दो एरियाज़ में हमने इसको डिवाइड किया था। दोनों रेक्टेंगुलर सेक्शन थे, दोनों की अलग अलग डायमेंशन थी, हमने दो एरियाज़ लिए। अब जो टोटल एरिया आया है वो इज द सम ऑफ दीज टू एरियाज एंड विच इज़ 562 इंच स्क्वायर। तो होपफुली ये स्टेप तो आपकी समझ में आ गया है कि ऊपर वाला सेक्शन, नीचे वाला सेक्शन, दोनों के एरियाज अलग अलग लिए, एंड देन वी कैलकुलेटेड द टोटल एरियाज, दोनों को सम अप कर दिया तो 562 इंच स्क्वायर आ गया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो इसका सेंट्रॉइड निकालना है। सो दैट इज़ द वेरी बेसिक स्टेप है, लेकिन चूंकि आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में फर्स्ट ईयर में अपने पढ़ा है और आपने काफ़ी पुराना हो गया है तो कुछ स्टूडेंट के शायद भूल जाता है, तो मैंने इसको भी बड़े डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो लोकेशन ऑफ द सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड तो आप जानते हैं ना, दिस इज द सेंटर ऑफ द एरिया। एक होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ द वॉल्यूम होता है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहाँ होल ऑफ द बॉडी एक्ट्स। ये मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के कंसेप्ट से आप देखेंगे। तो जो आपका वेट का सेंटर होता है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। आपके एरिया का जो सेंटर होता है दैट इज सेंटर ऑफ द एरिया, दैट इज नॉन एज सेंट्रॉइड। तो इसमें आप ये देखेंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो पहला स्टेप हमने किया हुआ है। तो अगर आप ये चीज़ देख रहे हैं 322, दिस इज द एरिया ऑफ फ्लैंज। एरिया ऑफ द फ्लैंज लिया। अब एरिया ऑफ द फ्लैंज का आपने सेंट्रॉइड निकालना है। तो यहां मैं एक आपके लिए एक वो ले लेता हूं स्क्रीन, ताकि उस पर आपको एक्सप्लेन करूं। ये अगर आप देखें तो आप, हमारे पास ये चीज़ है। अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि लेट सपोज इसका सेंट्रॉइड समवेयर हेयर है, और ये जो चीज़ है ये यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस जो है ये y बार है। ओके, अब हमने क्या किया, हमने ये जो ऊपर वाला पोर्शन था इस पोर्शन को कंसीडर किया, और इसका सेंट्रॉइड आपको मालूम है कि चूंकि रेक्टेंगल है तो इस जगह के ऊपर होगा। इस जगह से ऊपर होने से मुराद ये है कि ये कितना डिस्टेंस होगा, ये 3.5 इंचज़ होगा। ओके, इसका आपको सेंटर पता चल गया। अब आपके पास जो ये वाला पोर्शन था, ये पोर्शन आपके पास 15 इंचज़ था, ये जो डेप्थ थी ये है 15 इंचज़ की। 15 इंचज़ का हाफ यहाँ होगा 7.5 इंचज़। ये जो चीज़ होगी ये होगी 7.5 इंचज़। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये जो स्टेप हम चल रहे थे, फिर मैं इस फिगर पे आया हूँ। हमने इस टोटल एरिया को इसके सेंट्रॉइड से मल्टीप्लाई किया, इस एरिया को इसके सेंट्रॉइड से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे आपको सेंट्रॉइड का कंसेप्ट पता है, इंडिविजुअल एरिया को मल्टीप्लाई करना है उसके सेंट्रॉइड से, एंड देन दैट वुड बी इक्वल टू द टोटल एरिया का सेंट्रॉइड जो कि y है।
तो दैट इज़ द फार्मूला। अब इस फार्मूले की बेसिस के ऊपर आप यहाँ आ जाएंगे तो ये आपके पास फ्लैंज है, फ्लैंज का एरिया उसका सेंट्रॉइड 3.5 इंचज़ के ऊपर लिया, ओके, एंड देन 240 इज द एरिया ऑफ द वेब, और इसका सेंट्रॉइड जो है वो 7 इंचज़ ये डिस्टेंस, दिस इज 7 इंचज़, एंड देन 7.5 इंचज़ इसका ये डिस्टेंस था क्योंकि ये 15 था, ठीक है। तो और हम ये डिस्टेंस कहाँ से ले रहे हैं, इस ऊपर वाली जगह से ले रहे हैं, यहाँ से। तो 7 इंचज़ प्लस 7.5 इंचज़, एंड दैट वुड बी इक्वल टू द टोटल एरिया मल्टीप्लाइड बाय द सेंट्रॉइड विच वी आर कॉलिंग इट टू बी, जो कि हम यहाँ कह रहे थे, और हम कह रहे थे कि ये जो है वो वाई बार है। तो ये सेंट्रॉइड का कंसेप्ट है जो कि आपने जी मैकेनिक्स पढ़ लिया है। मैंने यहाँ इसको दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि आपकी समझ में आए कि हाउ टू कैलकुलेट दी सेंट्रॉइड। तो कंसेप्ट बेसिकली ये है कि हर इंडिविजुअल एरिया का एरिया लेना है, उसको मल्टीप्लाई करना है सेंटर के साथ, उसके सेंट्रॉइड के साथ, एंड देन जो कि अननोन आपके पास एरिया है जो कि हमारे इस पर्टिकुलर केस में टी है, उसका सेंट्रॉइड जिसको हम वाई बार का नाम दे रहे हैं, विच इज स्टिल अननोन, एंड दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड। ओके, सो इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ वाई बार एज 8.20 इंचज़। इसका मतलब ये हुआ कि वाई बार इसके टॉप से लेकर यहाँ तक को जो डिस्टेंस आएगा वो 8.2 इंचज़ आएगा, जो कि मेरे ख्याल में आप देखेंगे तो वो यहाँ दिखाया हुआ ये वाला 8.2 इंच। अब आपको इंडिविजुअल फ्लैंज, इंडिविजुअल वेब का भी सेंट्रॉइड पता चल गया, और एज अ होल जो टी सेक्शन है उसका भी आपको सेंट्रॉइड का पता चल गया। After knowing the centroid, we can move on to calculate the moment of inertia, because we will have to find out the moment of inertia of a T section. For that moment of inertia of T section के लिए हमें centroid of the T section का पता होना ज़रूरी था. As now we know the centroid of the T section, so we can find out the moment of inertia of the T section. वो अब हम कैसे कर रहे हैं वो आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, ये हम ऐसे कर रहे हैं। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ जो सेंट्रॉइड होता है वो ये ऑफ रेक्टेंगुलर होता है, वो BH³/12 होता है। तो ये अगर आप ये देख रहे हैं तो BH³/12, ये आपके पास B, ये चीज़ आ गई B, ये आपके पास H, BH³/12। अब ये जो ट्रांसफर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसका कंसेप्ट इस्तेमाल किया गया है, जो कि मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि क्या होता है वो। ट्रांसफर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये कि अगर आपने इस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है अबाउट दिस, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया, ये भाई साहब आपके पास आ गया B, और ये आपके पास है H। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस फिगर इज हाउ मच, BH³/12। बट यू हैव टू फाइंड आउट द BH³/12 का मतलब ये कि ये इस सेंट्रॉइड के अबाउट से निकला है। बट यू हैव टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस, तो यू विल हैव टू मूव द ट्रांसफर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसके लिए आपको ये डिस्टेंस भी चाहिए होगा। तो इसका तरीका क्या ये होता है कि I अबाउट दिस एक्सिस, इसको मैं कह देता हूँ x बार है, I अबाउट x बार इज इक्वल टू BH³/12 प्लस AD²। A is the area of this, D is this distance, उसके सेंट्रॉइड से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। On the basis of this formula, we are calculating this thing. तो BH³/12 प्लस A इंटू D², इसके सेंट्रॉइड से वो 8.2 तक का डिस्टेंस। तो इसका सेंट्रॉइड था 3.5 और आपके पास ये है 8.2। 8.2 में से आप 3.5 निकालेंगे तो 4.7 आ जाता है। इसी तरीके से ये आपके पास सेक्शन था वो आपने ये निकाला, BH³/12 प्लस A इंटू D²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस T सेक्शन इज टर्न आउट टू बी 22,453, 22,453 इंच टू द पावर 4। सो दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस T सेक्शन। अब आगे चल के जब हम कॉर्नर पैनल का निकाल रहे होंगे, इन्वर्टेड L सेक्शन आएगा, तो वहाँ मैं ये सारा रिपीटेड इतने डिटेल में स्टेप नहीं करूँगा। आई विल बी यूजिंग अ टेबुलर फॉर्म, और उस तरीके से हम इसको कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने निकाल लिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्लैब के लिए ACI कह रहा है, ये चीज़ जो फिगर हमने आपको दिखाई हुई है, दिस इज़ फ्रॉम द ACI कि ACI क्या कहता है कि ये तो हमने ये पहले देख लिया कि बीम के लिए ये था, जो कि हमने पता कर लिया कि जितनी ये डेप्थ थी उतनी ये लेनी है। तो स्लैब के लिए वो कह रहा है कि इसके सेंटर से लेकर इसके हाफ तक का डिस्टेंस जो है ये स्लैब में कंसिडर करना है ऑन ईदर साइड। अगर आप इस साइड के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं तो फिर ये साइड कर लेंगे, अगर आप इस साइड के लिए कर रहे हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर आप स्लैब की जो लेंथ होगी वो इतनी लेंगे, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस नॉलेज BH³/12, तो ये आपके पास B आ गया 20 फीट, H इज 7 इंचज़, ठीक है। 20 फीट को हमने हाफ कर दिया था क्योंकि वो आपके पास जो है फिट में था, 12 से तकसीम कर दिया, तो ये आपके पास 20, क्योंकि 24/20 के पैनल थे तो हमने शॉर्टर साइड ले ली क्योंकि ये हमारे लिए ज़्यादा क्रूशियल होगी। तो हमने 12 इंच से 12 को डिवाइड किया
और आपके पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्लैब आ गई वो 6860 इंच स्क्वायर आ गई। तो इंटीरियर पैनल के लिए हमारे पास चारों साइड की बीम के मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गए, और जो स्लैब था हमारे पास चारों बीम के साथ जो कनेक्टेड पोर्शन था स्लैब का आधा आधा चारों साइड के ऊपर था, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे आ गया। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन कैलकुलेट द अल्फाज। So alpha 1 in the long direction is EIB divided by EIS, which turns out to be 3.27 inches. So moment of inertia of the short side. तो ये लॉन्ग साइड की हमने कहानी पूरी कर दी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शॉर्ट साइड पे आ गए। तो इसी तरीके से आपने शॉर्ट साइड पे जाएंगे तो लेंथ लॉन्गर साइड होगी, तो ये अब आपने 24 ले लिया। ठीक है, लॉन्ग साइड पे जब आप देख रहे होंगे तो आपको शॉर्टर डायरेक्शन नज़र आ रही होगी, और जब शॉर्ट डायरेक्शन में आप जाएंगे तो आपको लॉन्ग डायरेक्शन नज़र आ रही होगी। ये आप पैनल के ऊपर जाके देखेंगे तो वहाँ भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्लैब जो आया वो 8232 आ गया। ऑन द बेसिस ऑफ दिस अल्फा कैलकुलेशन फॉर द शॉर्ट डायरेक्शन की तो वो 2.73 आ गई। तो अब लॉन्ग डायरेक्शन की भी अल्फा आ गई, शॉर्ट डायरेक्शन की भी आ गई। वी कैन कैलकुलेट द अल्फा एम फॉर द इंटीरियर पैनल विच टर्न्स आउट टू बी 2 अल्फा लॉन्ग साइड 2 अल्फा शॉर्ट साइड। ये सारी वैल्यूज डाली तो अल्फा की जो वैल्यू आई वो 3.23 इंच। ओके, अब जब अल्फा की ये वैल्यू आ गई तो फिर आपको एसीआई के जो लास्ट लेक्चर की हमने 3 क्राइटेरिया देखे थे कि अल्फा की वैल्यू इस रेंज के अंदर है तो ये इक्वेशन इस्तेमाल करनी है, अल्फा की वैल्यू इस रेंज के अंदर है तो ये इस्तेमाल करनी है, और अगर अल्फा की वैल्यू लेस देन 0.2 थी तो फिर हमने कहा कि आप टेबल पर आ जाएं, वी विल अज्यूमिंग देयर आर नो बीम्स एट ऑल। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अच्छी खासी वो है। ठीक है, तो बीटा जो कि रेशियो ऑफ द लॉन्ग टू शॉर्ट साइज है इज 1.22। ये भी आसान सा स्टेप है, इसको आगे चल जाते हैं। कंप्यूट द थिकनेस फॉर अल्फा एम ग्रेटर देन 2। So as the value of alpha m is greater than 2, so we'll use the equation this, which is ln into 0.8 fy, सारी चीज़ें इसके अंदर डाली, और ये मेरे ख्याल में सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी यूनिट की रखनी है, फिट को आपने यहाँ सिर्फ इंचज़ में हमने कन्वर्ट किया है क्योंकि ये फिट में था। तो यहाँ से जो एच की वैल्यू मिली 6.2 इंचज़ मिली है, एंड वी आर यूजिंग अ स्लैब थिकनेस ऑफ 6.5 इंचज़ और 7 इंचज़, दैट व्हाट वी हैव अज्यूम इनिशियली। यहाँ से हम अजम्पशन लेके चले थे 7 इंचज़ की, तो वहाँ से अगर आप रिफाइन करना चाहते हैं यू कैन यूज़ इट 6.5 इंचज़, और यू कैन यूज़ द सेम 7 इंचज़ एज वेल, क्योंकि 6.5 पे सेव है तो 7 पे भी ये सेव होगा। तो दिस इज़ दी slab thickness calculation for the interior panel. In the same way we can calculate the ये जो इन्वर्टेड एल सेक्शन है उसके लिए भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल ऑफ ऑल दोज थिंग्स, इसके स्टेप्स आपके सामने सारे नज़र आ रहे हैं। ये अगर आप देखेंगे तो मैंने इसको टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है। तो बी 27 इंचज़, एच 7 इंचज़, जो फ्लैंज है वेब 12/15 आ गया क्योंकि प्रोजेक्शन जो थी इसकी 15 ही थी, तो ये भी जो हमने निकाली। ये तो सेम क्राइटेरिया है ना कि जितनी प्रोजेक्शन यहाँ 15 होगी वही 15 आप यहाँ भी लेकर के चलेंगे। तो ये एरिया निकाला, ये उस एरिया के सेंट्रॉइड निकाले, उस सेंट्रॉइड को हमने एरिया के साथ मल्टीप्लाई किया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले। ठीक है, और ये फिर उसका डी निकाला जो कि ट्रांसफर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए उसकी सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस, और ये डी स्केयर ए निकाला। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस जब आप वाई बार निकालते हैं तो वाई बार टर्न्स आउट टू बी 8.87, जो कि मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि समेशन ऑफ द इंडिविजुअल एरिया इंटू सेंट्रॉइड डिवाइडेड बाई द टोटल एरिया। वो सेम फार्मूला है जो कि हमने लास्ट स्लाइड में भी दिखाया था, वो यहाँ मैंने आपको शॉर्टकट में यहाँ दिखाया है। तो इससे हम जब तकसीम करते हैं तो वी गेट द वैल्यू ऑफ 8.87 इंच। सो आई होप कि ये स्टेप मैंने इसलिए क्विक किया है बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन दैट लास्ट स्टेप इनटू वेरी मच डिटेल में मैंने आपको वहाँ बता दिया था, तो यहाँ मैंने उसकी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं की है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही समेशन आई प्लस ए डी स्केयर, समेशन से मुराद ये कि हर इंडिविजुअल एरिया का हमने आई ए डी स्केयर निकाला। तो ये दो एरियाज आ गए थे, तो अगर आप देखेंगे आई ये आ गए, आई का कॉलम ये है 4146.75, ये 4146.75 प्लस ए डी स्केयर, ये जो अगर आप देख रहे हैं दिस इज ए डी स्केयर। ए डी स्केयर की वैल्यू हमने यहाँ से पिकअप की 11155.61, वो यहाँ डाल दी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टर्न्स आउट टू बी 15,302। सो वट एवर यू फाइंड ईजियर, इफ़ मुझे पर्टिकुलरली टेबुलर फॉर्म ज़्यादा आसान और ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा कंसेप्चुअल लगता है और ज़्यादा इजी टू फॉलो लगता है। तो दैट्स वाई आई इंक्लूडेड, मैं जो अपनी क्लासेस के लेक्चर लेता रहा हूँ उसमें टेबुलर फॉर्म देता रहा हूँ, लेकिन उसका मुझे थोड़ा जो फीडबैक मिला, स्टूडेंट गेट कंफ्यूज एंड दे यूज्ड टू कम टू माय ऑफिस अगेन एंड अगेन कि सर ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है, कैसे निकाल ली है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाल ली। गो कि मैं उन्हें डांट देता था कि भाई आपको तो कंसेप्ट पहले किसी के में है, लेकिन राइट नाउ आई रियलाइज कि आई शुड एक्सप्लेन दिस वन टाइम सो दैट इफ़ एनीवन डजंट नो अबाउट ऑल दोज थिंग्स, सो उसका ये रिकॉल भी हो जाए, अगर उसने पढ़ा भी है भूल गया तो उसका रिकॉल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने वहाँ डिटेल फॉर्म में भी आपको दिखा दिया है जो लास्ट 2 स्लाइड्स में, और यहाँ टेबुलर फॉर्म में दिखा दिया है। सो इट इज़ इंटायरली अप टू यू पीपल।
So whatever you find easier. If you want to follow the detailed procedure by finding out the individual areas, then multiplying it with the then finding the centroid and then finding the moment of inertia. So in this tabular form, I feel it a lot easier rather than that. So compute the moment of inertia in the centroid for the L beam. So moment of inertia of the L beam वहाँ से हमने देख लिया कि इतना आ गया था. moment of inertia of the slab निकाली हमने, हाफ एक डायमेंशन मिली तो वो ये आ गई. ठीक है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्लैब L2/2 ACI जो कहता है वो इस तरीके से कहता है. जो आपने प्लस उसमें भी आपको बता दिया था कि हाफ उसमें लेना है. तो स्लैब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने ये ले लिया. अल्फा एम कोफिशिएंट फॉर द लॉन्ग डायरेक्शन. तो लॉन्ग डायरेक्शन के अंदर आपने अल्फा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो ये आया था, EI ऑफ द स्लैब था वो ये आ गया था. तो 4.46 लॉन्ग डायरेक्शन में अल्फा आ गया. शॉर्ट साइड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो ये आ जाएगा. ठीक है, ये आपको पता चल रहा है. शॉर्ट साइड पे जब हम जाएंगे तो आपको लॉन्गर डायरेक्शन नज़र आ रही होगी, तो इसलिए 12 फीट पे ले लिया आपको. ठीक है, तो अल्फ़ा एम कोफिशिएंट फॉर द शॉर्ट डायरेक्शन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी. अब शॉर्ट डायरेक्शन में आपके पास 3-4 साइडें हैं ना, 2 साइडें शॉर्ट डायरेक्शन में आएंगी, 2 साइडें लॉन्ग डायरेक्शन में आएंगी. तो फिर हम देखेंगे कि हर इंडिविजुअल पैनल के लिए अब आप अगले स्टेप में देखेंगे कि हम कैलकुलेट करेंगे कल अल्फ़ा एम कोफिशिएंट फॉर द एजेस एंड कॉर्नर. ऐसे पैनल जहां आपके पास एक साइड के ऊपर डिसकंटिन्यूटी आ रही है. ठीक है, तो ये उसके लिए है अल्फ़ा की वैल्यूज़. इसका जो अल्फ़ा एम आया वो 3.30 आया. एक पैनल ये हो सकता है आपके पास जो इस कॉर्नर के ऊपर आया, तो यहाँ के जो अल्फ़ा की वैल्यूज़ आई थी वो ये आई थी. इसका जो अल्फ़ा एम आया वो ये आया. चारों साइड का अल्फ़ा आपने लिया, 4 से डिवाइड किया, अल्फ़ा एम ये आ गया. मूविंग हेड एजेस एंड कॉर्नर के लिए जो आपके पास कॉर्नर वाले होंगे वो ये होंगे. 2 साइड के ऊपर डिसकंटिन्यूटी आ रही है, उसका ये नहीं इस तरीके से निकलेगा. ठीक है, इसका अल्फ़ा एम ये निकला. अब जो लार्जेस्ट LN ऑफ द स्लैब टू बीम था, H टू फर्स्ट इंटीरियर कॉलम जो था वो आपके पास ये आ गया था, LN 22.67. ऑन द बेसिस ऑफ दिस आपने जो थिकनेस ऑफ द स्लैब विद अल्फ़ा एम ग्रेटर देन 2 पे जो वैल्यू निकाली, जो कि लास्ट फार्मूले में हमने की थी, वो यहाँ भी इस्तेमाल की. तो यहाँ से जो आपके पास थिकनेस निकली वो 6.37 इंचज़ की निकल आई. तो इसको आप 6.5 इंचज़ भी ले सकते हैं. यूज़ द स्लैब थिकनेस ऑफ 6.5 इंचज़ और 7 इंचज़. ओके, तो वहाँ से हमने थिकनेस कैलकुलेट की, यहाँ से भी थिकनेस कैलकुलेट की. अब आपको इंटीरियर की भी मिल गई और कॉर्नर पैनल की भी मिल गई. तो कॉर्नर पैनल के लिए यहाँ जो चीज़ आपकी समझने की ज़रूरी है वो यहाँ मैं आपको इस फिगर को दोबारा दिखा दूँ, जो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं. तो बड़ी तेज़ी के साथ मैं उस फिगर के ऊपर जाना चाह रहा हूँ जहाँ और ऊपर चलेंगे, जहाँ में वो पैनल नज़र आ रहा था कि ये क्या हो रहा था. ये जो हमने ढेर सारी कैलकुलेशनें की हैं ना अल्फाज की, उसको मैं दिखाना चाह रहा हूँ. ये अगर इसको आप देखेंगे तो ये अगर आप देखेंगे, अगर आप शॉर्ट डायरेक्शन में खड़े हुए हैं, ये आपकी शॉर्ट डायरेक्शन है 20 फीट की इधर. अगर आप यहाँ खड़े होकर के देख रहे हैं इसको, ये पेन ले लिया आपने, यहाँ से खड़े होकर देख रहे हैं तो आपको जो डायमेंशन नज़र आ रही है वो लॉन्गर डायमेंशन नज़र आ रही है. ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप यहाँ आके खड़े हुए हैं तो आपको जो डायमेंशन नज़र आ रही होगी वो ये 20 फीट वाली नज़र आ रही होगी. तो ये वो कंसेप्ट था जो वहाँ इस्तेमाल किया हुआ था जब हम शॉर्ट डायरेक्शन को देख रहे थे तो लॉन्ग डायमेंशन वाली ले रहे थे. एक चीज़ तो ये समझने की थी. दूसरी चीज़ समझने की ये थी कि अब आपके पास पैनल ये वाला भी हो सकता है, ये वाला पैनल. इस पैनल के ऊपर आप देखेंगे तो 2 साइड की डिसकंटिन्यूटी है और 2 साइड के ऊपर आपके पास, इन साइड के ऊपर इस साइड के ऊपर आपके पास टी बीम आ रही है. तो यहाँ वो वाली अल्फ़ा आएगी जो आपके पास टी बीम वाली अल्फ़ा आई थी. इन 2 कॉर्नर के ऊपर वो वाली अल्फ़ा आएगी जो इन्वर्टेड एल वाली आई थी. अगर आप इस पैनल के ऊपर आ जाते हैं, इस पैनल के ऊपर आप देखेंगे तो एक साइड के ऊपर आपको इन्वर्टेड एल वाली नज़र आ रही है और बाकी ये साइड और ये साइड के ऊपर आपको कंटिन्यूस साइड्स हैं. तो यहाँ आपको टी बीम वाले सेक्शन नज़र आ रहे होंगे. इसी तरीके से अगर आप यहाँ आएंगे तो इस साइड के ऊपर आपको इन्वर्टेड एल नज़र आएगा, यहाँ टी और यहाँ आपके पास दोबारा टी. तो डिपेंडिंग अपॉन द केस के विच पैनल आर यू कंसिडरिंग. तो मैंने इस पर्टिकुलर एग्जांपल की जो लास्ट 3-4 स्लाइड थी वो मुझे पर्टिकुलरली शायद फील आई है कि शायद वो मैं तेज़ी से गया हूँ और आपने उसको स्किप किया, तो इसलिए मैं यहाँ के दोबारा उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वो ये कंसेप्ट है कि आपने हर इंडिविजुअल पैनल को देखा है कि उसकी लोकेशन क्या है और वहाँ अल्फ़ा की वैल्यूज़ क्या है, और आपने तमाम अल्फ़ा की वैल्यूज़ पर निकाल करके आपने स्लैब की थिकनेस कैलकुलेट की है. तो द स्लैब थिकनेस दैट वी कैलकुलेटेड एट द लास्ट स्लाइड इज़ वैलिड फॉर ऑल द पैनल.
क्योंकि हमने तमाम पैनल की जो अल्फ़ा की वैल्यूज़ थी, एवरेज वैल्यूज़ थी, वो हमने लेकर के चले थे और हमने उसकी स्लैब की थिकनेस देखी भी कौन सबसे ज़्यादा ग्रेटर आ रहा था, उस वैल्यू के ऊपर लेकर के हमने अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट की और ऑन द बेसिस ऑफ दैट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा वी कैलकुलेटेड द थिकनेस ऑफ द स्लैब एंड दैट थिकनेस ऑफ द स्लैब व्हेन कंपेयर विद द इंटीरियर पैनल। देन अब आपने एक्सटीरियर पैनल के तमाम देख लिए कि एज पैनल क्या है, क्योंकि ये जो पैनल कहलाएगा ये आपके पास कॉर्नर पैनल कहलाते हैं। कॉर्नर से मुराद ये है कि दो साइड के ऊपर आपके पास डिस्कंटिन्यूटी आएगी और ये जो पैनल है या ये जो पैनल है या आपके पास ये जो पैनल आएंगे ये एच पैनल है, इनके एक साइड के ऊपर डिस्कंटिन्यूटी आती है। तो हमने कॉर्नर पैनल भी देखे, हमने एच पैनल भी देखे, हमने इंटीरियर पैनल भी देखे एंड आफ्टर कंसिडरिंग ऑल दीज थ्री टाइप्स ऑफ पैनल वी कैलकुलेटेड द स्लैब थिकनेस एंड वी फाइंड आउट अ सेफ वैल्यू दैट वाज सेफ फॉर ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ पैनल। ओके, सो आई होप कि ये आपकी समझ में आ गया है। तो यहाँ चल के जो है हमारा ये आज का जो एग्ज़ाम्पल है वो यहाँ ख़त्म होती है। ये मैंने आज बहुत कोशिश की है कि मैं इसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर सकूं। आई होप कि आपकी समझ में आया है। इफ़ यू हैव कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम में कोई कन्फ्यूजन नज़र आती है तो आप ज़रूर मुझसे पूछिए, क्योंकि डेफिनेटली ये स्टेप बाय स्टेप चलना बड़ा ज़रूरी है। पहले स्टेप के अंदर हमने जो है ये जो थिकनेस की कैलकुलेशन की है, इसका अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपकी समझ में आए, क्योंकि उसके नेक्स्ट स्टेप में फिर हम इससे ज़्यादा जो मुश्किल चीज़ है शेयर उसकी तरफ जाएंगे और उससे फिर नेक्स्ट स्टेप में हम जो डायरेक्ट डिज़ाइन मेथड के कोफिशिएंट्स हैं उसको हम एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके से कि वो आएंगे। तो इसलिए आई एम गोइंग स्लोली, आई एम गोइंग ग्रेजुअली सो दैट यू पीपल कैन फॉलो मी, you people can understand whatever I am trying to understand, whatever I am trying to explain to you people. So pay your attention and whenever and wherever you find anything difficult, do ask me question. Because if you don't ask me question, definitely it mean कि या आपने सब कुछ सीख लिया या आपने कुछ नहीं सीखा, and I don't want कि आपने कुछ ना सीखा हो। दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी, ये कोई क्लासरूम नहीं है, ये कोई आपके ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। आप यहाँ अगर सीखना चाह रहे हैं इस पर्टिकुलर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर विल है, आपके अंदर एक ख्वाहिश है सीखने की, तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। आपकी कोई चीज़ समझ में नहीं आई है या कोई शर्म आने वाली चीज़ नहीं है या कोई आपके पास क्लास का पूरा स्टूडेंट नहीं बैठे हुए हैं कि आपके अंदर हेजिटेशन आ रही है। वैसे तो क्लास के अंदर भी हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए सवाल पूछने में, लेकिन नॉर्मली स्टूडेंट के अंदर ये फील आती है कि वो एक बड़े फोरम पे मजमे के अंदर सवाल नहीं पूछते हैं कि भाई हम वो जो है वो एक्सपोज हो जाएंगे क्लास के सामने। तो हेयर यू आर वेरी मच, you have all the privacy that you want, so you can ask any question that you want. So do ask question so that your understanding of this direct design method should develop और आप एक अच्छे डिज़ाइनर बन सकें और जब ऑफिस में बैठ के आप एक अच्छा डिज़ाइन कर सकें। और वो डिज़ाइन करते हुए अगर आपको मेरी याद आती है और मेरे दिल से दुआ निकलती है तो इससे ज़्यादा खुशी की और बात मेरे लिए क्या हो सकती है कि कोई एक बच्चा भी अगर मुझसे मेरी इस काविश को से सीखता है और वो उसको रियल लाइफ में उसके लिए हेल्पफुल हो जाती है, तो आप इस चीज़ को आप महसूस नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन अगर मैं इस चीज़ को अगर महसूस करूँ कि मेरी बताई हुई मेरी सिखाई हुई चीज़ को बच्चा सीखता है एंड ही कैन इम्प्लीमेंट दैट पर्टिकुलर नॉलेज इन हिज ओन डिज़ाइन लाइफ, इन हिज लाइफ एज एन इंजीनियर, सो दैट्स वन ऑफ द ग्रेट अचीवमेंट ऑफ माइंड एज अ टीचर। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, आई विश यू ऑल द बेस्ट। सो आई एम सॉरी कि मैंने नया साल चूँकि आया था उसमें मैंने आपको विश नहीं किया, सो आई विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। मेरी ख्वाहिश है कि इस साल हम ये जो तमाम फिर लास्ट ईयर का हमारा कोविड के मसले रहे और हम एक स्ट्रेस के अंदर रहे, क्लासेस हमारी डिस्टर्ब हुई, इस साल हम तमाम चीज़ों से निकल सके और ये साल हमारे लिए, आपके लिए और हम सब के लिए और तमाम दुनिया वालों के लिए एक खुशियों का साल हो और हम सबको तमाम ख्वाहिशात और खुशियाँ मिलें जिस चीज़ की हम ख्वाहिश करते रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट क्लास इन विच वी विल बी डिस्कसिंग द शेयर in slabs. So thank you.